Subscribe to our channel, press the bell icon that you can get every update instantly. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज में। तो इसके पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरीके से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थ्रू द टाइम इवॉल्व होता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो इस वाली वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट के बनने में, उसके फॉर्मेशन में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती हैं, वो कौन सी बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके मिलने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। फिर हम ये देखेंगे कि एक एग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब वो तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं? तो सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए दो पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है। अब दो पार्टीज का होना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि अगर हम एक चीज़ ये सपोज करके चलते हैं कि किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में को बनाने के लिए एक पार्टी ही सफिशिएंट है, तो ये सुन के बहुत इलॉजिकल लगेगा कि एक ही पार्टी ने खुद ही ऑफर दिया और उसी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया। मतलब अगर मैं खुद को ऑफर दे के खुद ही एक्सेप्ट करूं तो ये बहुत इलॉजिकल चीज़ है। इसीलिए किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक जो पार्टी है वो ऑफर दे और जो दूसरी पार्टी है उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए एटलीस्ट दो पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि उसके अंदर जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए, जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, वो होना चाहिए एग्रीमेंट का। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होनी चाहिए, और जब वो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद हों तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब एग्रीमेंट क्या होता है? तो एग्रीमेंट के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2E क्या बोलता है कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। क्या बोलता है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, अब मतलब कि कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो पार्टीज को एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के साथ कंसिडरेशन के साथ बाइंड करते हैं उसे एग्रीमेंट बोलते हैं। अब इसमें देखने वाली दो टर्म्स हैं। पहली चीज कि प्रॉमिस क्या होता है और दूसरी चीज कंसिडरेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं प्रॉमिस किसे बोलते हैं और कंसिडरेशन किसे बोलते हैं। तो प्रॉमिस के बारे में सेक्शन 2B क्या बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि अ प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जैसे ए ने कोई प्रपोजल, कोई ऑफर बी को दिया और जैसे ही बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, वैसे ही ये एक्सेप्टेंस क्या बन गया? ये एक्सेप्टेंस कन्वर्ट हो गया प्रॉमिस में। मतलब कि अ प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम प्रॉमिस बोलते हैं। नेक्स्ट चीज है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? तो कंसिडरेशन के बारे में सेक्शन 2D क्या बोलता है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एन एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अब ये जो सेक्शन 2D है उसको आसान भाषा में देख लेते हैं कि कहते ये है क्या। तो सबसे पहले तो मैं कंसिडरेशन को आपको एक बता दूं, कंसिडरेशन क्या होता है। तो कंसिडरेशन को आसान भाषा में बोलते हैं कोई भी लेन देन। आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि जहां कहीं भी लेन देन का मामला आ जाता है, मतलब कि ए और बी दो पार्टीज हैं, दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ करना है, उसे हम कंसिडरेशन बोलेंगे। अब एक दूसरे के लिए कुछ भी करना हो सकता है, चाहे उसके लिए कोई अमाउंट पे करना हो, चाहे कोई काम करना हो, या चाहे किसी काम को करने से मना करना हो, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इस सेक्शन के अंदर ये है कि जो है वो डिजायर ऑफ प्रोमिसर होना चाहिए। प्रोमिसर यानी कि जिस आदमी ने ऑफर दिया है।
तो चीज शुरू होगी प्रोमिसर के डिजायर से और खत्म कहां होगी, प्रोमिसी पे। तो जब प्रोमिसर के डिजायर के ऊपर जो प्रोमिसी है या कोई भी ऐसा आदमी है जिसको प्रोमिसी ने ऑथराइज किया है उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए या उस काम को करने के लिए, तो चाहे प्रोमिसी है या कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि ऑथराइज्ड बाय प्रोमिसी है, उसने हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कि उसने या तो मतलब इसमें है ना कि तीन चीजें आप देखिए, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। मतलब कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की बात कर रहे हैं। मतलब कि प्रोमिसर के डिजायर के ऊपर अगर प्रोमिसी या प्रोमिसी के द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन ने पास्ट में, फ्यूचर में या प्रेजेंट में कभी भी कुछ करने या कुछ करने से मना करने के लिए कोई प्रॉमिस किया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे अब पास्ट की एग्जांपल कैसे हो सकती है कि मैंने किसी के लिए कुछ परफॉर्म कर दिया हो, उसके बाद उसने मुझे प्रॉमिस किया हो कि मैं तेरे लिए ये करूंगा या फिर मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, या प्रेजेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो, जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, उसके बदले में उसे पैसे देते हैं, या इन फ्यूचर किसी भी तीनों में से किसी भी टाइम पीरियड के लिए अगर किसी ने किसी प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी या किसी और आदमी ने कुछ करने या कुछ करने से मना करने के लिए कोई प्रॉमिस किया हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन बोलेंगे। ठीक है, ये होता है कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन को एक और चीज बोलते हैं लैटिन में क्विड प्रो क्वो, यानी कि समथिंग फॉर समथिंग, क्विड प्रो क्वो, समथिंग फॉर समथिंग, यानी कि मैंने अगर तुम्हारे लिए कुछ किया है तो उसके बदले तुम भी मेरे लिए कुछ करोगे, तो ये होता है कंसिडरेशन। नेक्स्ट अब जो इंपॉर्टेंट है, जो भी रिक्विजिट है इसका, वो है लीगल ऑब्लिगेशन। तो पहले क्या चीज थी कि दो पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। दूसरी चीज थी कि उन दोनों पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए। अब तीसरी चीज क्या है कि वो एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जिसे हम लीगली ऑब्लाइज करवा सके, जिसे लीगली इन्फोर्स करवाया जा सके। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है, इट इज अ लीगल ड्यूटी टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब एक चीज आप हर जगह देखेंगे, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कि अब इसका मतलब यह है कि आप किसी से ऐसा भी प्रॉमिस कर सकते हो कि आप उसके लिए कुछ परफॉर्म करोगे, या आप उसे ऐसा भी प्रॉमिस कर सकते हो कि आप उसके किसी काम के बीच में नहीं आओगे, आप उसे वो काम करने से नहीं रोकोगे, मतलब कि आप उसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करोगे। ठीक है, तो मतलब ये बस सिंपल सी चीजें, एक पॉजिटिव एक्ट और एक नेगेटिव एक्ट को रिप्रेजेंट करता है, डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, अगर आप कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा तो आपके पॉजिटिव एक्ट के नेचर को वो बताएगा, और आप कहते हो कि मैं ये चीज, अगर तू बोल रहा है तो ठीक है मैं ये चीज नहीं करूंगा, तो वो नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये लीगल ऑब्लिगेशन होता है। अब सवाल ये आता है कि ये जो लीगल ऑब्लिगेशन होता है ये क्रिएट किस तरीके से होता है। ठीक है, हाउ लीगल ऑब्लिगेशन बी क्रिएटेड, किस तरीके से लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट किया जा सकता है। तो ये जो लीगल ऑब्लिगेशन है इसे हम तब मानेंगे कि ये क्रिएट हो चुका है जब एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई एग्रीमेंट की इतनी वैलिडिटी है, कोई एग्रीमेंट की इतनी क्षमता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सके, तो इसका मतलब वो जो चीज है वो लीगली ऑब्लाइज्ड है और वो लीगली जो है वो एनफोर्सिएबल है। ठीक है, तो इट कैन बी क्रिएटेड व्हेन एन एग्रीमेंट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट चीज है कि व्हेन एन एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट। हमने अभी क्या पढ़ा कि जब भी किसी एग्रीमेंट के पास इतनी क्षमता होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीगली ऑब्लाइज्ड एग्रीमेंट बोलेंगे या कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कब होता है। तो इसके बारे में सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो पूरे डिटेल में बात करता है, और सेक्शन 10 बोलता है कि एन एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट when it made for some consideration between two parties who are competent with their free consent and for a lawful object and are not hereby expressly declared void by law। मतलब कि वो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसके अंदर में ये चीजें मौजूद होंगी। अब ये चीजें क्या क्या है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में
सबसे पहले चीज तो है कि दो पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, उन दोनों पार्टीज के बीच में कोई कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब दोनों ने एक दूसरे को कुछ देने या कुछ लेने का प्रॉमिस किया होना चाहिए, या कुछ एक्ट परफॉर्म करने का या उसे एब्सटेन करने का, मतलब डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, इस चीज के बारे में प्रॉमिस किया हो। अब वो जो दोनों पार्टीज हैं वो पार्टीज कंपीटेंट भी होनी चाहिए। कंपीटेंट यानी कि नॉर्मली 18 ईयर से अबव होनी चाहिए, या फिर जिनका गार्जियन कोर्ट ने अपॉइंट किया है तो उनके केस में 21 ईयर होना चाहिए। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज एंटर हो रही हैं तो वो फ्री कंसेंट से एंटर हो रही हो। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि किसी भी कोअर्जन, किसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी भी फ्रॉड, किसी भी मिसरिप्रेजेंटेशन या किसी भी मिस्टेक इनके बिना होना चाहिए। मतलब किसी भी, आसान भाषा में अगर समझाऊं तो किसी भी जोर जबरदस्ती या धोखे या किसी भी गलत प्रभाव के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लीगली एनफोर्सिएबल बता सकते हैं, उस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। और एक और चीज कि वो जो पार्टीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ एंटर होनी चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ एंटर होने का मतलब कि उनका जो मकसद है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का, जिस चीज के लिए, जिस मकसद के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, उसका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि मकसद है वो लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, वो कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए, और वो ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिसे, या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसे लॉ ने पहले से ही एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंट्री के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना अगर लॉ ने पहले से ही जो है वो वॉइड करार दे दिया है, उसे मना किया हुआ है, और फिर भी आप उस कंट्री के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा कि वो जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले से ही एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ है, तो आप उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करार नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये था कि एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कब कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि हर एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं, और इससे एक और चीज ये पता लगती है कि जो हर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम एग्रीमेंट कह सकते हैं, लेकिन हर एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। Every contract is an agreement, but every agreement is not contract। क्यों? क्योंकि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारे जो वैलिड रिक्विजिट्स हैं, जो एसेंशियल्स दिए हुए हैं सेक्शन 10 के अंदर में, वो मौजूद होना जरूरी है। लेकिन एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर में सेक्शन 10 जो है वो पहले से मौजूद है। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट तो पक्का ही होगा, लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते जिनके अंदर सेक्शन 10 मौजूद ना हो। ठीक है, सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स जो फुलफिल ना करते हो। तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने क्या देखा कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो। तो अगर किसी भी कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, इसका मतलब उस एग्रीमेंट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। लेकिन इसके एक एक्सेप्शन भी है। अब इसके एक्सेप्शन क्या है कि डोमेस्टिक एंड फ्यूचर एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल। मतलब कि डोमेस्टिक और फ्यूचर एग्रीमेंट्स अगर हैं और उन एग्रीमेंट्स के अंदर में उसके सारे एसेंशियल एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जो कि सेक्शन 10 कहता है, या कुछ और एसेंशियल एलिमेंट्स अगर कोई हैं, तो भी उन कॉन्ट्रैक्ट्स में हम ये प्रिजम्पशन लगा के चलेंगे, ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं जिनमें पार्टीज एंटर हुई हैं, उसके अंदर में बिना किसी इंटेंशन से एंटर हुई हैं। ठीक है, अब बिना किसी इंटेंशन से एंटर हुई हैं तो उसे हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वॉइड है। ठीक है, अब इसके बारे में लॉर्ड एटकिन क्या बोलते हैं कि द मोस्ट यूजुअल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट्स, the most usual form of agreements which do not constitute a contract are the agreements made between husband and wife because of absence of intention to create legal relationship। ठीक है, कि जो सबसे जो कॉमन टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स हैं जिनके अंदर में हम ये मान के चलते हैं कि ये वैलिड एग्रीमेंट्स नहीं हैं, वॉइड हैं, वो हस्बैंड और वाइफ के बीच के जो रिलेशंस होते हैं, कुल मिलाकर जो भी डोमेस्टिक रिलेशंस होते हैं उन्हें हम मान के चलेंगे। ठीक है,
अब इसका एक केस लॉ है बेल्फर वर्सेस बेल्फर का, तो देखते हैं बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस लॉ क्या है। तो ये 1919 का केस है। अब इस केस में होता क्या है कि द डिफेंडेंट एंड हिज वाइफ वर enjoying live in England. When the defendant was to return in Ceylon, that is present Sri Lanka, where he was employed, his wife was advised by the reason of her health to remain in England. The defendant agreed to send 30 pounds per month. मतलब कि जो डिफेंडेंट है उसने अपनी वाइफ को कहा कि ठीक है कि तुम यहाँ पे रहो, हेल्थ रीजंस की वजह से मैं तुम्हें 30 पाउंड्स पर मंथ दिया करूँगा. He did this for some time, but afterward differences arose which resulted in their separation and the man stopped paying. The wife's action to recover the payment was dismissed. तो इसी केस के अंदर में लॉर्ड एटकिन ने ये कहा था कि जो मोस्ट यूजुअल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट्स होते हैं जिन्हें हम वैलिड नहीं मान सकते, वॉइड मानेंगे, वो हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिलेशन जो होता है उनके अंदर होता है. अब इसी केस को आप ले लीजिए. इस केस के अंदर में क्या हुआ था कि ये कोर्ट ने कहा कि जब ये दोनों फिक्स कर रहे थे कि ठीक है कि 30 पाउंड्स मैं तुम्हें पर मंथ दूंगा, तो दोनों में से किसी की इंटेंशन शो नहीं ये कर रही थी कि वो दोनों किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं. ये बस जो उसका हस्बैंड था यानी कि जो मिस्टर बेल्फर थे, मिस्टर बेल्फर ने बस इसलिए उसे कहा कि मैं तुझे दे दिया करूंगा क्योंकि वो उस टाइम पे उनकी वाइफ थी और उन्होंने बस जस्ट बाय लव एंड अफेक्शन उन्हें ये चीज देने का प्रॉमिस किया था. अब अगर वो बाद में नहीं देते हैं तो फिर उसे कोर्ट एनफोर्सिएबल नहीं कर सकता. ठीक है. अब ये चीज हो गई कि इन जनरल हम ये मान के चलते हैं कि जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हैं उनके अंदर में अगर कोई एंटर हो रहा है तो वो किसी इंटेंशन से एंटर नहीं हो रहा है. लेकिन हमेशा क्या ऐसा ही होता है? क्या हर एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट टाइप के जो भी केसेस होते हैं, जो मैटर होते हैं, उनके अंदर यही प्रिजम्पशन रहती है? हमेशा ऐसा नहीं होता. अब होता क्या है कि इन जनरल तो हम यही मान के चलते हैं कि यही चीजें हो रही हैं. अगर डोमेस्टिक एग्रीमेंट है तो उसे हम मान के नहीं चलेंगे कि इंटेंशनली उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में एंटर हुआ गया है. लेकिन अगर उस केस के सर्कमस्टांसेस ये शो कर रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में इस विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंटर किया है पार्टीज ने, तो फिर उस केस के अंदर में हम उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे. ठीक है. जैसा कि अपने पास एक केस है मेरिट वर्सेस मेरिट का. अब मेरिट वर्सेस मेरिट का केस क्या है? ये 1970 का केस है. अब इस केस में होता क्या है? मिस्टर मेरिट सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ बिकॉज ऑफ अनदर गर्ल. मिस्टर मेरिट जो है वो किसी और लड़की के कारण जिनसे उनका अफेयर चल रहा था सेपरेट हो जाते हैं अपने वाइफ से. दे मेट टू सॉर्ट देयर फाइनेंशियल अफेयर्स. अब मिस्टर मेरिट प्रॉमिस क्या करते हैं कि मैं तुम्हें 40 पाउंड्स पर मंथ दूंगा और जो भी शेयर है हाउस का उसे तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि जो मिसेस मेरिट थी वही उसके जो भी मॉर्टगेजेस थे वो पे कर रही थी. अब इस केस में क्या होता है कि काफी थोड़े टाइम बाद मिस्टर मेरिट जो है वो 40 पाउंड्स पर मंथ देने से मना कर देते हैं. तो जो मिसेस मेरिट हैं वो जाती हैं कोर्ट में और यहाँ पे कोर्ट क्या प्रिज्यूम करता है कि दे हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, क्योंकि इनके जो सर्कमस्टांस हैं ये शो कर रहे हैं कि डिवोर्स के टाइम पर इन्होंने आपस में लीगली एक डील किया था कि एक तो तुम 40 पाउंड्स पर मंथ मुझे दोगे, दूसरा जो घर के शेयर्स हैं वो मुझे ट्रांसफर करोगे, है ना. तो जब ये सर्कमस्टांसेस शो कर रहे हैं कि दोनों का इंटेंशन था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सिएबल भी. तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 पार्टीज होनी चाहिए. दूसरी रिक्वायरमेंट है कि उन दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए. और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यह है कि वो एग्रीमेंट इस तरीके का होना चाहिए जिसे हम लीगली एनफोर्स करवा सके. अब लीगली एनफोर्स कौन से एग्रीमेंट होते हैं लीगली एनफोर्सिएबल? ये वो एग्रीमेंट्स होते हैं जिनके अंदर सेक्शन 10 के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मौजूद हों. ठीक है. तो इस तरीके से फिर एक एग्रीमेंट को हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं. और जनरली डोमेस्टिक नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम नहीं मानते हैं कि इंटेंशनली एंटर किया गया है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में या इस एग्रीमेंट के अंदर में. लेकिन अगर उसके सर्कमस्टांस ये शो कर रहे हो कि इन एग्रीमेंट के अंदर में इंटेंशनली एंटर किया गया है,
तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि वो चीज वैलिड एग्रीमेंट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो में जो बातें बताई गई हैं वो समझ आई होंगी। पूरे लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें आगे के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।